नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के सभी पदाधिकारी व कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उदयापोल स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हमारी मांगें जायज़ है, इसलिए दिवाली से पहले सरकार को हमारी मांगें मान लेनी चाहिए। संयुक्त मोर्चा के संयोजक इंजीनियर जीतमल चौहान ने कहा कि हमारी मुख्य तौर पर मांगे हैं कि सेवारत कार्मिकों की अक्टूबर 2020 की बकाया सैलरी और पेंशन का भुगतान किया जाए। सेवानिवृत्त कार्मिकों के कम से कम 1 माह से सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान किया जाए। सेवारत कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2019 व 2020 के बोनस का भुगतान किया जाए। साथ ही त्योहार होने के चलते हमारा अक्टूबर महीने का वेतन दिवाली से पहले दिया जाए। कोरोना काल के अंदर अगर यह मांगे नहीं मानी गई तो 12 नवंबर को कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जहां जो गाड़ियां होगी वही 1 घंटे के लिए थम जाएगी। अच्छी सेवाएं थी, तो हम चाहते हैं उस समय आपको पता होगा कोई भी कर्मचारी और सभी हमारे श्रमिक भाई थे, उनको बॉर्डर से सबको यथास्थान गंतव्य स्थान तक पहुँचाया। और आप जानते हैं हमारा ये विरोध प्रदर्शन आज कम से कम 5-6 सालों से चल रहा है। हमारी मूल मांगे तो है ही, परंतु हम ये चाहते हैं कि हमारा अक्टूबर माह का वेतन दीपावली से पहले दिया जाए और बोनस और एक्स ग्रेशिया को के आदेश भी दीपावली से पहले किया जाए और इनका भुगतान तुरंत किया जाए। और तो और हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका भी 1 महीने का भुगतान जो परिलाभ है उनको समय पर दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इसके लिए पूरा प्रदेश में सभी स्थानों पर ये 2 घंटे का धरना दिया जा रहा है। और अगर इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होगा तो मैं बताना चाहता हूँ आपको 12 तारीख को 1 से 2 बजे तक हमारा कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है। इसमें हम सभी लोग जोर शोर से हिस्सा लेंगे और मैं बताना चाहता हूँ हम तो विनम्र अनुरोध करते हैं सरकार से कि भाई हमारे जो भी भुगतान है उनको तुरंत दिया जाए। सभी कोरोना काल चल रहा है, हर कर्मचारी परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। मैं कोशिश भट्ट एटेक यूनियन से सचिव बोल रही हूँ। हमारी सबसे ज़्यादा मांग ये है कि अक्टूबर माह का हमको वेतन अभी तक नहीं मिला है, कुछ दिवाली से पहले का भुगतान किया जाए। एक्स ग्रेशिया जो पिछले 3 सालों से हम लोगों को नहीं मिला है, मतलब सौतेला व्यवहार न करते हुए रोडवेज कर्मचारियों को भी ना एक बोनस का भुगतान किया जाए। और अगर ये नहीं मांगे मानती है अभी तो हमारा 12 तारीख को कार्य बहिष्कार है, जिसके अंदर 1 घंटे का चक्का जाम भी रह सकता है। जहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही है वो वहाँ पे थम जाएगी। ठीक है, बड़ा दुर्भाग्य है। सर नाम बताइए। नरेंद्र बेनीवाल। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 2 महीने हो गए अभी तक निगम कर्मचारी को अपना वेतन नहीं मिला। और जो वेतन मिला है 2 महीने खत्म होने के बाद में मिला है, पीछे के महीने का वेतन अभी कोई पता ठिकाना नहीं। और मजदूर वर्ग को तो सबसे पहले मजदूर वर्ग का हक बनता था बोनस का, उसको एक्स ग्रेशिया में परिवर्तित कर दिया। उसके बावजूद कर्मचारी को बोनस मिल रहा है तो रोडवेज के कर्मचारी को एक्स ग्रेशिया की आशा करे बैठा है, अभी तक कहीं घोषणा नहीं की। ये हमारी यही मांगे हैं कि 7वां वेतन जो अभी तक राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी को नहीं मिला है, बाकी सबको मिल गया, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी को नहीं मिला। प्लस हमारे 2 महीने की तनख्वाह जो 2 महीने बाद बीतने के बाद मिली है, उसकी यही आशा करते हैं कि हमारे को महीने के महीने जो तनख्वाह पहले जो दी जाती थी उसका प्रबंध किया जाए और निगम को लाभ हानि का एक स्रोत मानते हुए होने की जो प्रक्रिया चल रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टाफ मेंटेनेंस और टाइपिंग वालों के विरुद्ध
अधिवक्ता के साथ साथ पक्षागण की भी शिकायत मिल रही थी कि स्टाम्प वेंडर से जो निश्चित शुल्क है उनको जो लेना चाहिए उससे 100-200 रुपये ज़्यादा ले रहे थे। साथ ही जो कोई स्टूडेंट्स वगैरह आते थे, जब बच्चे एफिडेविट बनाने आते थे, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा लिया जा रहा था। इसकी लंबी शिकायत लगातार और लंबी शिकायतें मिल रही थी हमको, तो हमने इनको भी बुला के बाहर में इन सबको भी आप इस तरह से नहीं करें, और अगर आप ऐसा करता तो हम आपको यहाँ इस तरह से नहीं करने देंगे, अवैध वसूली नहीं करने देंगे। तो उन्होंने पहले तो कहा था हाँ सब ऐसा नहीं करेंगे, फिर अपने आप ही इन्होंने दुकानें बंद कर दी थी। तो कल हमने इनको सारा बंद कर दिया है भी, और हमने अब ये सोचा है कि बाहर एसोसिएशन ने कि ये 1-2 दिन अगर नहीं आएंगे या ऐसा नहीं आएंगे तो इनके लाइसेंस वगैरह हमने लेटर भेज दिया है, इनका लाइसेंस वगैरह जो स्टाम्प वेंडर से उनका निरस्त कराएंगे, वो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन में। और साथ ही हम ऐसा कोशिश करेंगे बार एसोसिएशन के नाम से स्टाम्प वेंडर्स का अभी का लाइसेंस लेके हम ऐसे 7-8 व्यक्तियों को हम इनको रोजगार देते हुए यहाँ बिठाएंगे, और जो शुल्क है, वास्तव में जो शुल्क है उसी आधार पर इनको पक्षकारगण और आने वाले जो भी व्यक्ति जो स्टाम्प खरीदना चाहता है उनको निश्चित शुल्क पर ही उनको स्टाम्प। अध्यक्ष महोदय ये बात बताइए, निश्चित रूप से जिसका स्टाम्प का लाइसेंस कोर्ट के प्रीमिसेस का है उसी को बैठने का अधिकार। हमने अभी एक लेटर भी जारी किया बार एसोसिएशन की तरफ, जिसका कोर्ट का लाइसेंस नहीं है वो कृपया करके यहाँ नहीं बैठे, अन्यथा उसके विरुद्ध शिकायत की जाएगी और जो भी कार्रवाई उसको भुगतनी पड़ेगी। यहाँ हमने जो टाइपराइटर्स जो हैं वो हमारे सहयोग के लिए बिठा रखे, अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए ये, और हमारी अनुकंपा पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको ये इनका एक अधिकार हो गया हो। जब ये यदि हमारे अधिवक्ता साथियों का सहयोग नहीं करेंगे तो इनको बिल्कुल यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं सर। पता नहीं इनका किसी को या किसी को इनका स्वामित्व की कोई या बात ही नहीं है, इनका 1% की कोई स्वामित्व नहीं है इनका। ये हमारे सब बार एसोसिएशन और कोर्ट प्रशासन के जो सहयोग से ये बैठे हुए हैं, बाकी इनका कोई अधिकार नहीं है। नोटरी एसोसिएशन बार एसोसिएशन से अलग एसोसिएशन बनी हुई है। ये फरवरी में ये स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट वगैरह ये अपनी मनमानी करते हुए, टाइपिस्ट 20 रुपये पर पेज के हिसाब से रेट लेते थे अपनी मनमानी, जबकि बाद में 12 रुपये पर पेज टाइपिंग तय कर रखी थी। और फरवरी में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि स्टाम्प वेंडर जो स्टाम्प 500 रुपये का 700 रुपये में दे रहे हैं, और सारे स्टाम्प वेंडर जितने भी हैं वो सारे पूरा ठेका ले लेते थे, टाइप कराने का, नोटरी कराने का, ये 1200, 1500, 2000 रुपये अपनी मनमानी के अनुसार वसूलते रहते थे। इसके विरुद्ध मैंने फरवरी में मुद्दा उठाया। फरवरी में ही इन टाइपिस्ट और स्टाम्प वेंडरों को बार एसोसिएशन कार्यकारिणी ने अपने कार्यालय में बुला के इनको पाबंद किया था कि आप 15 रुपये पर पेज के हिसाब से लेंगे और स्टाम्प वेंडर सिर्फ स्टाम्प निर्धारित शुल्क ही बेचेंगे। इनको पाबंद करने के बावजूद फिर वो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद भी अपनी मनमानी करते, लॉकडाउन पे जब न्यायालय खुला तो जब ये तब भी अपने मनमानी करते रहे। ये कि 500 रुपये के स्टाम्प पे कोई डॉक्यूमेंट बनाता होता तो 700 रुपये में विक्रय करते थे, और टाइप के और ड्राफ्टिंग के ये जो अधिवक्ता का जो काम था ये सारे टाइपिस्ट और स्टाम्प वेंडर ही कर रहे थे। और नोटरी का ठेका लेके नोटरी के 200 रुपये ले लेते थे, और नोटरी को ये 40-50 रुपये जो भी देके ये अधिवक्ताओं का काम, अधिवक्ता हित के विरुद्ध काम कर रहे थे, अधिवक्ताओं की कमाई ये सारे खा रहे थे, जिसके विरुद्ध मैंने वापस अक्टूबर में बार एसोसिएशन को शिकायत पत्र दिया था कि फरवरी में इनको पाबंद करने के बावजूद भी ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध बार कार्यकारिणी ने एक्शन लेते हुए इनको नोटिस थमा दिया कि भाई आप स्टाम्प निर्धारित शुल्क पे बेचेंगे, टाइपिस्ट 15 रुपये पर पेज से ज़्यादा नहीं बेचेंगे। तो ये इनको हमने स्टाम्प वेंडर को भी 2-3 को इनको रंगे हाथ पकड़ा मनमानी करते हुए। तो फिर बार कमेटी में इन्होंने यूनियन में, इनकी यूनियन जो बनी हुई है, इन्होंने स्ट्राइक कर दी और सारी दुकानें बंद कर दी। जब ये अधिवक्ताओं के विरुद्ध खड़े हुए तो बार कार्यकारिणी हमारे अध्यक्ष महोदय जी मनीष जी ने अच्छा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इन्होंने सारी दुकानें सील करके और इनको मौखिक ओरली वार्निंग दे दी 24 घंटे में दुकानें खाली कर दें, जिसकी जगह हम दूसरे टाइपिस्ट और स्टाम्प वेंडर न्यूज करके बिठाएंगे। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, अधिवक्ताओं के हित की कमाई पे आप फरार नहीं कर सकते। ये हमारे अध्यक्ष महोदय जी और वर्तमान बार कार्यकारिणी का ऐतिहासिक निर्णय है, ऐसा कभी नहीं हुआ और ये अच्छा कर रहे हैं। अगर ऐसा चला तो इनकी मनमानी के अंकुश लगेगा और अधिवक्ता हित में कार्य होगा। और हमारा जो नोटरी एसोसिएशन है, नोटरी एसोसिएशन में हमारी कमेटी बनी 6 सदस्यों की। पिछले दिनों बार एसोसिएशन और स्टाम्प वेंडरों के बीच में कहीं न कहीं तनातनी चल रही है। आप यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो अनियमितताएं सामने देखने को मिलती है वो वास्तव में अनियमितताएं हैं या कहीं ना कहीं उदासीनता नजर आ रही है?
देखिए, ऐसा है कि बार की ये जिम्मेदारी बनती है जो भी इस एरिया में या इस कंपाउंड में जो भी गलत होता है उसके लिए बार जिम्मेदार होती है। अगर किसी व्यक्ति से अलग तरह का या ज्यादा पैसा लिया जाता है जो यहाँ डीजे के द्वारा, डीजे साहब के द्वारा और बार के द्वारा जो निर्धारित हैं, उससे अगर अधिक लेता है तो जनता बार को शिकायत करती है और जनता जब शिकायत करती है तो उनकी शिकायतों का निराकरण करना डीजे साहब का और बार का ये एक नैतिक दायित्व बनता है। उस दृष्टि से जैसे टाइप में यहाँ तक कि मतलब कई तरह की स्टाम्प बेचने में कई प्रकार की गड़बड़ियां जो है आए दिन जो है लोग शिकायत करने के लिए यहाँ है। उस स्थिति में बार ने आवश्यक बैठक बुला करके और ये तय किया कि जो भी है नियमानुसार आपको शुल्क वसूल करना है। नियमानुसार जो है स्टाम्प का जो मूल्य है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उतना ही लिया जाए, उससे अधिक जनता से नहीं लिया जाए, क्योंकि जनता से वैसे ही इतना अधिक मूल्य वसूला जा रहा है सरकार के द्वारा भी कि और फिर जनता को जो है ऊपर से इतना अधिक ये पैसा जो देना पड़ता है। टाइप का भी एक सीमा होती है, उस सीमा से बाहर जाकर के जो पैसा लेते हैं उसके लिए बात लड़ रही है और उसके लिए बात कह रही है। इसमें इनको सहयोग करना चाहिए। आमने सामने की बात ही नहीं है। अगर ये आमने सामने की बात कर रहे हैं या किसी प्रकार की जनता के प्रति जवाबदेही बाहर की भी है और इनकी भी है, ये तो कमा के ले जा रहे हैं यहाँ से, फिर किस बात को इनको तकलीफ हो रही है। अगर नियम की बात करें सर तो जहाँ तक देखा गया है कि स्टाम्प वेंडर जो है वो स्वयं खुद होने चाहिए जिनके पास लाइसेंस है, लेकिन वो न बैठे वो परिवार के सदस्यों को बैठा देते हैं। इस पर किस तरह की कानूनी धाराओं का उल्लेख होता है? क्या ये जघन्य अपराध में आता है या फिर ये भी उदासीनता के मूल में देखा जाता है? देखिए, मैं जब अध्यक्ष था तो इस प्रकार की जो अधिक मूल्य वसूल करने की जो शिकायत आई थी तब उनका लाइसेंस कैंसिल किया था और कैंसिल करवाया था। डीजे साहब ने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी और कलेक्टर साहब ने यशवंत जी अग्रवाल थे जिनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उनके पास में भी इस तरह से लाइसेंस है। अगर कोई अवैधानिक तरीके से यहाँ बैठ रहा है और गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है जिलाधीश को अधिकार है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। पिछले कई समय से इसी तरह का देखता हुआ आया, चलन चलता हुआ आया है कि स्टाम्प वेंडर तो घर होते हैं, वो सिग्नेचर कर देते हैं, वो सील लगा देते हैं, लेकिन उनके कोई ना कोई सहयोगी यहाँ बैठकर उसके कार्य को इतनी कर देते हैं। तो उस वक्त वो नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आज ही वो नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त भी नजर आया, उसके पहले भी हमने कार्रवाई की है और अभी भी जब हमारे संज्ञान में ये चीज लाई गई तब भी हमने कार्रवाई की। ऐसा नहीं है कि मतलब हम इन चीजों को बर्दाश्त करते चले जाएंगे, क्योंकि जनता के हितों का ध्यान रखना बाहर का भी दायित्व है और इन लोगों का भी दायित्व है। ये गलत करते हैं तो उसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। आज जिस तरह से उन्होंने दुकानों को बंद करके एक रोष व्याप्त किया है तो ये तो कोर्ट न्यायालय संपत्ति है, न्यायालय परिसर में है, तो क्या इस तरह से वो बंद कर आम जनता को परेशान करने का क्या उनको हक बनता है? ऐसा है कि उनको परेशान करना चाहिए। सारी बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनको बुला करके बाहर ने तय की और तय करने के बाद में उन्होंने ये रजाबंदी दी है। हमने तय किया था कि आप एक पेज के 15 रुपए पर पेज वसूल करेंगे और उसके बाद उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम 20 रुपए से कम हमारे पूर्ण नहीं पड़ता है। तो पेज का भी एक निर्धारित मापदंड दे रखा है कि आपको पेज इस साइज का होगा, कितनी उसमें लाइनें होगी, लेकिन ये तो एक पेज जहाँ बनता है उसके 2 पेज बना देते हैं और फिर 20 रुपए से 40 रुपए। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो टाइप करने के लिए यहाँ पर आता है तो 200-300 रुपए इनको देके जाता है, जो वकील भी उतनी फीस वसूल नहीं कर पाता है। कई बार वकील स्टाम्प मंगवाता है तो ये खुद उस काम को करके और दे देते हैं, उसको रवाना कर देते हैं। ये तो वकीलों के लिए भी मतलब एक तरह का वो हो गया है। जो अभी बाहर ने जो ये कदम उठाया वो कदम सराहनीय। आप इसकी किस तरह से आगे चलकर सहायता करेंगे और इस कदम के कदम मिला के चलेंगे? देखिए, ऐसा है कि बाहर तो जो भी कानूनन या जो उसका जो दायित्व बनता है उसके अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य है और कोई भी जो गैर कानूनी काम करेगा वो यहाँ दुकानें हैं तो किसी लूटने के लाइसेंस के लिए उनका अधिकार नहीं दे रखा है। जो भी नियम कायदे होंगे उस नियम कायदे के तहत इनको काम करना पड़ेगा और जो ऐसा नहीं करेगा उनको जाना होगा। सोनी एडवोकेट नोटरी, पूर्व लाइब्रेरी सेक्रेटरी। जी बताइए। पिछले 20 सालों से मैं इस कोर्ट में काम कर रहा हूँ। मैंने 6 वर्ष अपने टाइपिस्टों के साथ काम किया है सीखने की वजह से। टाइपिस्ट का काम जो लाइसेंसधारी हैं, जो उसको डीजे लाइसेंस देते हैं, वही ऑथेंटिक है जो ड्राफ्टिंग कर सकता है। साथ में वकील होना चाहिए और वकील होगा तो वो ड्राफ्टिंग सही कहलाएगी। अकेला टाइपिस्ट कोई भी ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता है। अगर उसके पास लाइसेंस है तो वो कर सकता है।
दूसरा ये वो टाइप करने वाला जिसका टाइप हो रहा है मैटर, वो खुद नोटिफिकेशन जाएगा। ये क्या करते हैं स्टाम्प वेंडर, स्टाम्प के ऊपर 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो नहीं लेना है। दूसरा काम ये है कि वो टाइप खुद अंदर कंप्यूटर पे करेगा, जो कंप्यूटर अलाउड नहीं, केवल टंकन करेगा, कंप्यूटर पे हमारी लाइनें उड़ जाती है। तीसरी चीज़ की नोटरी खुद करवाते हैं, स्लिप लेने के 200 रुपये ग्राहक से लेंगे और 40 रुपये 50 रुपये नोटरी को देंगे और 150 रुपये। 3 तरह की कमाई, स्टाम्प के ऊपर 50 एक्स्ट्रा, 20 रुपये जो काम हो रहा है टंकर में, 200 रुपये ड्राफ्टिंग के वकील के नाम के और नोटरी के नाम के। एक व्यक्ति अनऑथराइज 3 तरह की कमाई कर रहा है। इनको समझाने के बाद भी नहीं किए तो हमारे बार के द्वारा शानदार काम किया, कमेटी बनाई नोटरियों की और दूसरी एक वकीलों की कमेटी बनाई 5 लोगों की जो निगरानी समिति, उन्होंने जाके एक दिन पहले समझा दिया सबको कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, उन्होंने किए नहीं करेंगे। ठीक 15 मिनट बाद वापस चालू किया, समझाया तो नहीं माने, स्टाम्प इनका रजिस्टर ले लिया और इनको बुलाया। 5 दिन तक इन्होंने काम नहीं किया, 1100 रुपये इन्होंने पेनाल्टी देकर फिर वापस दुकान खोली। फिर वापस अब जब इन्होंने कह दिया कि हम अतिरिक्त इनकम के अलावा काम नहीं कर सकते, मत करो, आपको पूरी प्रथा छोड़ दो, बाहर लाइसेंस ले लेगी, जनता को तकलीफ नहीं होगी। अगर ये 3 दिन में नहीं सुधरे तो हमारी बाहर इसका व्यवस्था करेगी। स्टाम्प हमारे होंगे, बहुत बेरोजगार है, टाइप करने के लिए तैयार, नीचे जितने भी लोग हैं सब टाइप कर रहे हैं, केवल कुछ लोग भ्रम में आकर इनका साथ दे रहे हैं। ये नकली काम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।